हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क होता क्या है। तब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, वो वर्क कहलाता है। अब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। W इजिकल टू एफ डॉट एस। अब जो डॉट उसे हटा के हम कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। हम एस की एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ज। 1 जूल बराबर होती है 10⁻⁷। टाइप ऑफ वर्क 3 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव होता है कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ या अलग में। अगर उसी में होगा तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट में होगा तो नेगेटिव, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो जीरो, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं, तो वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम कैसे लेके गए हैं, किस पाथ से लेके गए हैं। वो डिपेंड करेगा कि उसका फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट क्या था, ठीक है। तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, सारे कंजर्वेटिव है। अब पूछो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे। ग्रेविटेशनल होता है जैसे कि हम धरती पे जंप करेंगे सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए हम ऊपर रह पाएंगे, जबकि जब नीचे आके गिर जाएंगे तो वो इस तरह से नहीं होता कि हम कैसे गिर रहे हैं, गिरेंगे जरूर, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि हमने जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे आया हमारे पास, पहले क्या पोजीशन थी अब क्या आई, वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और विस्कोसिटी हो गया। अब एनर्जी देखो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे यूनिट जूल होती है, ये हमारे किसी भी कार्य करने की क्षमता को कहलाती है एनर्जी। बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, साउंड, और भी बहुत सारी होती हैं। जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को कंबाइन कर दो तो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, विर्च्यू ऑफ मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एम मास है, वी फाइनल वेलोसिटी है। अब रिलेशन देखो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है P इजिकल टू एम वी। एम वी की जगह हम P लिख सकते हैं और एक वी बच गया, उसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ये रहा। उसके बाद जो V होता है वो P/m होता है, तो उसकी जगह सोल्व करेंगे तो जगह P²/2m। इस रिलेशन से ये पता चलता है अगर मोमेंटम नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। बिना मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, ठीक है। उल्टा भी होता है। एनर्जी थ्योरम, ठीक है, जितना वर्क डन हुआ वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। W इजिकल टू KF-KI। एनर्जी होती है विर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी 3 टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी 2 मासी ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट है M1 और M2 मास के, और डिस्टेंस से सेपरेट क्या है R से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम म्यू से डिनोट करते हैं, U से। ये बराबर हो जाएगी -GM1M2 अपॉन। देखो हमने कोई M मास का ऑब्जेक्ट ले लिया और ग्राउंड से H हाइट पे ले लिया, उसका फॉर्मूला हो जाएगा U इजिकल टू mgh अपॉन में 1 प्लस में h/r। यहाँ पे r रेडियस ऑफ अर्थ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m मास है, h हाइट है, ठीक है। अगर h जो है बहुत बहुत छोटा हो जाए यहाँ से तो U इजिकल टू mgh हो जाएगा, ठीक है। अब अगले देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की स्टेट पे, कंप्रेशन और एक्सटेंशन इस पे। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हम यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर में हाफ एफ एक्स बराबर F²/2 के, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन होती है, मतलब कि अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी होता है उसकी एनर्जी होती है। देखो हमारे पास 2 चार्ज थे Q1 Q2 और उन्हें R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ था, तो फॉर्मूला जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें ऊपर की साइड तो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, और इसका उल्टा भी होता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। फिर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था हमने उसके पहले और बाद दोनों में भी एनर्जी सेम रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम किस रेट से एनर्जी को चेंज करते हैं किसी दूसरी एनर्जी में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम, हम इसे पी से डिनोट करते हैं। सो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। अब ये डॉट ऐसे ताकि हम cos थीटा लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है पावर, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। ये कहाँ से आया? क्योंकि इसको डिस्कस किया था जेम्स वाट, उसके नाम से ही पढ़ी, ठीक है। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वाट को। अब कोलिजन, कोलिजन क्या होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्या तो फिजिकली कोलाइड हो या फिर एक का पाथ दूसरे की वजह से अफेक्ट हो जाए, सो कोलिजन कहलाता है। अब दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और एनर्जी भी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी, ठीक है। और जो फोर्स होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं। अब इन इलास्टिक देखो, इसमें लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। कुछ या लगभग सारे फोर्स होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं इसमें। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ये क्या कहता है? कोई भी दो पार्टिकल हमारे पास m1 और m2 के, वो मूव कर रहे थे μ1 और μ2 से, लेकिन बाद में उनका कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद वो v1 और v2 से मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। और कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है वो स्ट्राइक करता है एक वॉल से और बाउंस बैक होकर उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv, चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखो, अभी दो ऑब्जेक्ट ले रखे हमने, ये परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनका मास है m1 m2 और कोलिजन से पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे कितनी वेलोसिटी से? u1 और u2 से। हमने माना था कि u1 जो है वो बड़ा है u2 से, लेकिन बाद में इनका कोलिजन होता है तो फिर वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है v2 और v1। अब v2 बड़ा होगा v1 से। हमें पता है इलास्टिक ली है, तो इलास्टिक के लिए हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो फॉर्मूला लगा m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है। सो देखो ये ए ऑब्जेक्ट था हमारे पास, m1 इसका मास था, u1 से मूव कर रहा था, ये b था, m2 इसका मास था, μ2 से मूव कर रहा था। अब दोनों का कोलिजन हुआ, उसके बाद m1 v1 से मूव करने लग गया और m2 वाले मास का v2 से मूव करने लग गया। अब देखो ठीक है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कोई कंज्यूम होगी, तो देखो हाफ m1 u1 स्क्वेयर प्लस में हाफ m2 v2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वेयर। अब जो इक्वेशन थी ये वाली और ये वाली दोनों को सोल्व कर लेंगे, सो आ जाएगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में μ1 प्लस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में u2। देखो ये फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक देखेंगे, लेकिन पहले दूसरे वाले पढ़ लेते हैं। v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में μ2 प्लस में 2m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में u1। अब ट्रिक देखो, यहाँ पे v1 था तो हमने पहले m1 लिया, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो m2। हमेशा सभी में m1 प्लस m2 ही होगा नीचे, ठीक है, दोनों का ऐड ही होगा। अब देखो यहाँ पे v1 था तो वेलोसिटी भी पहले वाली ली u1, ठीक है, फिर प्लस में अब यहाँ पे v1 था तो इसको उल्टा ले लो m2, आगे 2 लगा देना, ठीक है, नीचे तो सेम है मैंने बताया था, यहाँ पे u2 लगा देना। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे v2 था तो यहाँ पे u2 लगा देना और पहले m2 वाला माइनस लिख देना, m2 में से माइनस करना m1, ठीक है। यहाँ पे v2 था तो m1 कर दिया।
इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देखो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक है मास m1 का और दूसरा m2 का। पहले वाला मूव कर रहा है u1 से और दूसरे वाला था रेस्ट v, उन दोनों का कोलिजन हो जाता है, फिर सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं v से। सो देखो कोलिजन से पहले ये ऑब्जेक्ट था a, m1 मास था इसका और u1 से मूव कर रहा था, ये रेस्ट पे रखा हुआ था m2 मास का, फिर दोनों का कोलिजन हो गया और v वेलोसिटी से मूव करने लग गए। अब देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इनइलास्टिक में भी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। तो देखो m1 u1 हो गया, प्लस में m2, यहाँ पे ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस में m1 इंटू में भी, प्लस में m2 इंटू में भी, फिर v कॉमन लिया है इसलिए बाहर लिखा है ऐसे, ठीक है। फिर v आ जाएगा इन्हें सोल्व करने के बाद m1 u1 अपन में m1 प्लस में m2, ठीक है। अब देखो इनइलास्टिक है तो लॉस तो होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो चेंज भी होगा, तो चेंज निकालेंगे डेल के इजिकल टू के इनिशियल माइनस में के फाइनल, हाफ m1 u1 स्क्वेयर। देखो अब प्लस में हाफ m1 m2 होगा, सॉरी हाफ m2 इंटू में u2 हमारे पास क्या था, रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने वो यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। माइनस में हाफ m1 प्लस में m2 इंटू में v स्क्वेयर, जो हमने v की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कोलिजन इन 2 डायमेंशन, भी एक पार्टिकल m1 मास का एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, फिर उसका कोलिजन हो जाता है m2 मास के एक पार्टिकल से जो रेस्ट पे है, ठीक है। फिर कोलिजन होने के बाद जो पहले वाला था वो v1 से मूव करता है, दूसरे वाला v2 से, और एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस पे θ1 θ2। यहाँ पे देखो ये m1 मास का था, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये m2 मास का था, रेस्ट पे था, फिर दोनों का कोलिजन हो जाएगा तो इस साइड m1 जाएगा, इस साइड m2 जाएगा। यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर देना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहाँ पे इसके कर देना, ये θ1 सो ये θ1, ये θ2 तो ये θ2। हमें पता है एंगल की साइड क्या आता है कोस, तो यहाँ पे कोस कर देना, वहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे भी कोस यहाँ पे भी साइन, इस तरह से आ जाएगा। देखो जो पहला पार्टिकल था m1 वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, लेकिन जो m2 था वो तो किसी पे नहीं कर रहा था, तो इनिशियल y पे जो मूव कर रहा था वो 0 थी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे m1 पे, ठीक है। सो m1 एक्स एक्सिस पे लगा देंगे। सो देखो एक्स एक्सिस पे पहले वाला पार्टिकल मूव कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 u1 इजिकल टू m1 v1 कोस थीटा प्लस में m2 v2 कोस θ2। यहाँ पे देखो बाद में होने के बाद ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, दोनों एक्स एक्सिस के साइड जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। कोई पहले मूव ही नहीं कर रहा था तो उसका इनिशियल 0 हो गया। सो बाद में देखो वाई एक्सिस पे तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो ही गया उसका। तो बाद में देखो m1 v1 sin θ1 माइनस में m2 v2 sin θ2। अब पूछोगे माइनस कहाँ से आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि जो पार्टिकल था वो नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा था, देखा इसलिए आया। और देखो वाई एक्सिस में एक तो ये ऊपर की साइड जा रहा है और एक नीचे, ये दो भी मूव करे वाई एक्सिस में, ठीक है। कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व होगी, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m1, लेकिन दूसरे वाला 0 पे था m2 सॉरी हाफ m2 दूसरे वाला 0 पे था तो वो 0 हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा नहीं, इजिकल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आई है 1 2 और 3, तीनों को सोल्व करके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में बिफोर कोलिजन, दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि बिफोर कोलिजन, u2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस में u2। अब कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो e की वैल्यू 1 हो जाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।